आज की तत्काल फोन मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। आज की गोष्ठी के हमारे मुख्य सर ईओ सर और हमारी चीनी मिल के अधिशासी निदेशक श्री वाईपी सर और हमारी संचालक किसान भाइयों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर बख्शीराम सर, जिनको भारत सरकार द्वारा और अपने किसानों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आपकी उपस्थिति में हम सभी गरिमामय महसूस कर रहे हैं। जैसे कि कृषक गोष्ठी, उनको बधाई दें और स्वागत करें। इसके बाद सम्मानित करें। मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करें और अंग वस्त्र से सम्मानित करें। सोसाइटी के चेयरमैन साहब संजय जी से अनुरोध करूंगा कि आप फूल माला पहना करके डॉक्टर साहब का स्वागत करें। सर का स्वागत कर रहे हैं। तो अब इस कड़ी में मैं आगे, क्योंकि कृषक गोष्ठी और गन्ना उपज प्रतियोगिता का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो मैं डॉक्टर साहब ने जो 238 118 दिए, जिसके लिए हम सभी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और साथ साथ चीनी मिल की भी जो है आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। तो इसके चेयरमैन साहब श्री राजू राय का भी स्वागत करता हूं और अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर साहब को जो हमारे स्वागत करें। आज की कृषक गोष्ठी के साथ साथ गन्ना उपज प्रतियोगिता का जो आयोजन दर्शकों के लिए और हमारे लिए एक मार्गदर्शन का कार्य किया है, और इस मार्गदर्शन से ही आज लगता है कि हम किसी भी क्षेत्र में पिछड़े हुए नहीं हैं। अगर हमारे एक किसान 2400 से 2500 कुंटल पर हेक्टेयर अगर गन्ने की पैदावार ले रहे हैं, पिछड़े हुए नहीं है, लेकिन हमें अपनी दृढ़ता से सही तरीके से सही टाइम पे कृषि क्रियाएं करने के लिए आपको हम लोग गन्ने की पर्ची की व्यवस्था कराएंगे। तो मैं अब आगे बढ़ते हुए क्योंकि काफी समय हो गया है, तो मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ जो है 2 शब्द बोले। सर नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी सम्मानित किसानों का और मिल प्रबंधन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे पद्मश्री मिलने पे सम्मानित किया गया। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ इसके लिए। करीब सन 2015 में पहली बार मैं यहाँ आया था इस फैक्ट्री के अंदर। उसके बाद जब तक मैं कोयम्बटूर में नहीं दे सकता, तो साल में एक बार शायद आता था, और 15 से अब 23 हो गया, तो करीब 8-7 साल से तो ज़्यादा हो ही गया। 7 साढ़े 7 साल से मैं आ रहा हूँ। जब मैं पहली बार आया था तो स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, परंतु इन 7 सालों में जो बदलाव आया है आप लोगों की मेहनत से, इसमें मिल का स्टाफ भी है, आप लोग भी हैं, काफ़ी बदलाव आया है। ये तो आप लोग भी महसूस करते होंगे कि काफ़ी बदलाव आया है इस मिल के अंदर पिछले 7-8 सालों के अंदर। परंतु बार बार मैं आया यहाँ, जो मैंने सुझाव दिए उनको मिल प्रबंधन ने माना। सोइल टेस्टिंग लैब आपकी हुई, ट्राइकोडर्मा आपके यहाँ बनना शुरू हुआ, और बायो फर्टिलाइजर
बनना शुरू हो रहा है। बहुत सी चीज़ों के ऊपर अनुदान दिया जाने लगा। प्रेस मड का बायो कंपोस्ट में कन्वर्ट करना, ये भी मेरा ही सुझाव था। प्रेस मड एक ऐसा चीज़ है कि जो जितना गन्ने में सारे तत्व है, पोषक तत्व, चीनी निकाल लेते हैं, पानी निकल जाता है, जो बाकी बचता है वो सब प्रेस मड में जाता है। तो जितने भी पोषक तत्व है वो सारे प्रेस मड में जाते हैं। उसका बायो कंपोस्ट जो बनाया जा रहा है, अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो हम लोग डाल देते हैं, परंतु जो बाकी के पोषक तत्व है वो नहीं डाल पाते। तो प्रेस मड के अंदर वो सारे के सारे, यदि आप लगातार इस बायो कंपोस्ट का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके जो सोयल है उसके स्वास्थ्य में बहुत सुधार आएगा। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सल्फर है, जिंक है, लोहा है, कॉपर है, इनकी सबको डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन सब जो कम मात्रा में तत्व चाहिए वो सारा प्रेस मड से या बायो कंपोस्ट जो बना के दे रहे हैं, दोनों से उसकी आपूर्ति हो जाएगी। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसका इस्तेमाल करिए, बार बार करिए, हर एक फील्ड में करिए, चाहे आप गन्ना लगाते हो या नहीं लगाते हो, दूसरी फसल में भी उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि बदल के गन्ना कभी ना कभी तो सभी खेतों में लग ही जाता है। मनमोहन जी ने कुछ छोड़ा नहीं मेरे को बोलने के लिए, इन्होंने सारा गन्ना कवर कर दिया। फिर भी कुछ एक बातें और बताऊंगा कि जो इनसे छूट गई है या जिस पे ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता है। जब मैं आके देखता हूँ तो जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे दिमाग में खटकती है, दिल में दर्द भी होता है, वो है ज़्यादा मात्रा में बीज का इस्तेमाल। वो गन्ना ही नहीं, हर एक फसल में बीज, यदि हम हरियाणा, पंजाब या पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उससे डबल से भी ज़्यादा का इस्तेमाल। यहीं की लेबर जाके हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक धान की पौध लगाएंगे, यहाँ 4 लगाते हैं, 3-4 ऐसे लगे 3-4 गुना होगा। सरसों इतने डाल देते हैं, जो काम आधा किलो में हो सकता है उसके लिए 2 किलो सरसों डाल देंगे। वो एक एक खड़ा होगा, निकलेगा, उसमें टहनियाँ नहीं निकलती है, सीधा खड़ा रहेगा, पैदावार नहीं होती। हर एक फसल को प्रकृति की देन है फुटाव करना, तो किसी भी फसल की पैदावार फुटाव से बढ़ती है, ज़्यादा बीज की मात्रा के इस्तेमाल से नहीं बढ़ती। मान लीजिए 40 किलो गेहूँ डालते हैं आप 1 एकड़ में बीज के रूप में, यदि उसको 80 किलो कर देंगे, क्या पैदावार डबल हो जाएगी? नहीं होगी। तो जितना बीज डालेंगे फुटाव उतना ही कम होता चला जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बीज का इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए पिछले साल मैंने सुझाव दिया था कि कुछ एक अपने स्टाफ को और कुछ एक प्रोग्रेसिव किसान्स को बिजनौर में घुमा के गए होंगे आप लोगों में से कुछ एक लोग गए होंगे वहाँ बिजनौर में, देख के आए कि कितना कम बीज का इस्तेमाल हो रहा है गन्ने में। ऊपर से चढ़ा के बोएंगे, नज़दीक बोएंगे। ये एक स्टाफ का लगातार कहने से में जो बीज की मात्रा है वो कम नहीं हो रही, उसको भी कम करने की आवश्यकता है। जैसा कि इन्होंने बताया 4.5 लाइन से लाइन की दूरी और 1.5 फुट पौधे से पौधे की दूरी पे लगाए हुए का ही कंपटीशन किया, और उसकी पैदावार यदि 2450 आ जाती है, यानी कि 1500 से ऊपर आ रही है क्विंटल, तो फिर तो शक नहीं होना चाहिए, वो तो आपके बीच के किसान हैं, उनसे आप कभी भी बात कर सकते हैं, उनका खेत जाके देख सकते हैं। अभी तो शायद पूरे खेत पौधे की फसल है तो कटा भी नहीं होगा, देख सकते हैं।
मेरे हिसाब से प्रत्येक से घुमाइए कुछ किसानों को, ऐसे किसानों में जो अलग अलग जोन में है, तो ताकि इसके ऊपर सुधार हो सके, पैदावार को बढ़ाना। मैं यही करता हूँ, कम खर्चे के अंदर पैदावार कैसे बढ़े। यदि आपका आधा बीज लगता है तो आप क्यों नहीं ले सकते। यदि एक किसान आपके बीच में से ले सकता है तो बाकी क्यों नहीं ले सकते। उसके कोई अलग से तो पंख लगे नहीं होंगे, आपके बीच में से ही है। तो सभी लोग कोशिश करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। जितना आप दूरी पे लगाएंगे उसको जगह मिलेगी फुटाव करने। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पैदावार फुटाव से बढ़ती है, ज़्यादा बीज डालने से। जितना ज़्यादा फुटाव होगा उतनी ही आपकी पैदावार बढ़ेगी, कम खर्चे में बढ़ेगी। तो बीज की मात्रा को कम करिए, दूरी से दूरी भी बढ़ाइए और पौधे से पौधे भी। सालों से हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। कल भी देख के मेरे को बड़ा दुख हुआ कि 9 इंच 10 इंच पौधे से पौधे, फिर फायदा ही नहीं। इससे अच्छा बीज लगाना है, जरूरत ही नहीं है। पौध लगाने की विधि जो है, दूरी करेंगे तो फायदा है, नहीं है तो फिर आम विधि से बो लीजिए, जरूरत ही नहीं। दूसरा पौध लगाने विधि की जो सबसे ज्यादा फायदा दे सकती है वो है आपका जहाँ जल भराव की स्थिति है। यानी कि 1 महीने का फायदा आप थोड़ी सी जगह के अंदर पौध तैयार करके उठा सकते हैं उसका। 1 महीना पहले का गन्ना आपके खेत में लग जाए, जैसे ही खेत तैयार होता है गन्ना ज़्यादा बड़ा होगा, पानी आएगा, अंदर पानी घुस गया, गन्ने की गोब में पानी घुस गया तो उसको सूखना है। वो बीमारी से नहीं सूख रहा है, वो पानी के कारण सूख रहा है। तो कैसे गन्ने को बड़ा किया जाए, जितनी जल्दी लगाओगे उतना ही बड़ा होगा। लगाने की विधि है वो आपके जल भराव की स्थिति के लिए बहुत अच्छा है। 1 महीना पहले आपका गन्ना लग जाता है, नहीं तो बोएंगे 1 महीना जमने में लगेगा। जब तक जो पौध तैयार है वो आपके 2 महीने का फायदा होगा। तो उसको जरूर रखना ही है आप लोग, खास करके जल भराव की स्थिति के अंदर तो बहुत ही आवश्यक है उसको करना। क्या होता है, पानी आया, मान लीजिए आपने बो दिया, कभी जाके नवंबर में खेत तैयार हुए, बो दिया, जल भराव की स्थिति, गर्मियों जम जाएगा, खड़ा रहेगा। सर्दियों के बाद फरवरी मार्च में जब तापमान बढ़ेगा तो गन्ना ऊपर बढ़ना शुरू करेगा। कई बार क्या होता है, जल्दी बारिश हो गई तो जून के शुरू में बाढ़ आ गई। कल्ले निकलेंगे जो मार्च अप्रैल में कल्ले निकलेंगे, उसमें से वो छोटे छोटे रहेंगे। पानी आएगा जून के आखिर में, सब डूब जाएगा, कल्ले मर जाते हैं। आपका जो एक बचता है वही बचा रहेगा। इसीलिए पैदावार कम होती है, क्योंकि कल्ले सारे के सारे जो बनते हैं छोटे रहते हैं, वो पानी में डूबने के कारण मर जाते हैं। तो पहले लगाएंगे तो कल्ले भी बड़े हो जाएंगे और डूबने की जो संभावना है वो कुछ कम जरूर हो जाएगी। दूसरा जो मेरे को कारण लगता है कि ओवरऑल जो पैदावार कम होने का, वो है कि गर्मियों के मौसम में जैसे मार्च में बुआई की, अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों में ना पानी दिया जाता है ना खाद डाला जाता है। तो प्रमोद जी भी जो कह रहे थे कि गर्मियों में पानी डालना देना जरूरी है, तो कम से कम 1 महीने में 1 बार भी पानी दे दे और उसके साथ खाद डाल दे, तो दोनों काम करेगा। कल्लों की संख्या भी बढ़ाएगा और कल्ले की ऊंचाई भी बढ़ाएगा, तो बहुत जरूरी है। तो कैसे भी संभव हो उस टाइम जरूर पानी दीजिए, ताकि आप खाद उसमें डाल सके और वो देखिए उसके बाद पैदावार कितनी है। यदि मान लीजिए पानी नहीं देते तो कल्ले तो उठेंगे, परंतु पानी के अभाव में, खाद के अभाव में फिर वो सूख जाते हैं। थोड़ी सी बारिश हुई फिर वो मर जाते हैं। तो पानी जरूर दीजिए गर्मी के सीजन में। आपका जो है, जिसको कहते हैं ना पैदावार की नींव,
तो पैदावार की नहीं, वो गर्मियों के 2-2.5 महीने ही हैं, 2.5-3 महीने के लिए पैदावार बढ़ेगी। एक रात तो कहाँ से बढ़ जाएगी। तो उन 3 महीनों के अंदर आप उसमें पानी दीजिए, खाद दीजिए, तो आपकी पैदावार अपने आप बढ़ जाएगी। रेटोन की पेड़ी की यदि पूरे क्षेत्र में कल मैं घूमा, रेटोन इतना प्लांट जैसे डबल पेड़ी या खुट्टी जो भी है, उसकी देखभाल करना ही बहुत जरूरी है। एक तो जो ये माचिस की तिल्ली दिखा देते हैं ना उसको, तो सबसे बड़ा गुनाह है। बोलो पत्तियां मत जलाइए, पड़ी रहने दीजिए उसको खेत में। ऑयल बने की जगह वैसे ही लोग उठा के ले जाते हैं यहाँ, एक जगह शूट करा लो तो थोड़ी बहुत बचती है उसको माचिस की तिल्ली दिखा के सुहा कर देते हैं। यदि पेड़ी की फसल में या खुट्टी की फसल में सबसे महत्वपूर्ण कोई क्रिया है तो वो है जो शूट करते हैं वैसे मिला कर देते हैं, वो सबसे जरूरी है। वो काट देंगे जमीन से मिला के या जमीन से थोड़ा सा नीचे, तो वो सबसे अच्छा फुटा उसमें से होगा। यदि इतना ठूट छोड़ दिया तो जो ऊपर है, जमीन से ऊपर जो ठूट के अंदर आँख है, सबसे पहले वही जमेगा। थोड़े दिन में मर जाना है, क्योंकि उसकी जड़ें नीचे तक पहुंचती नहीं है। तो जो कल्ले निकलते हैं वो वही कल्ले गन्ने बढ़ेंगे जो जमीन के अंदर से निकलेंगे। हवा में ठूट में से फूट के जो कल्ले निकलेंगे उसको अल्टीमेटली मरना है। वो 1 महीने में मरो, 2 महीने में मरो, 3 महीने, क्योंकि उसकी जड़ें जमीन तक नहीं पहुंच पाती। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है उसकी छटाई है। जो भी आपके ठूट है उसको काटिए। मैं तो ये कहूँगा कि लेबर को इंस्ट्रक्शन दीजिए, कोई ठूट नहीं छोड़ना है। पौधा जब भी काटते हैं, गन्ना काटते हैं, तो ठूट क्यों छोड़े बेकार में। डबल नुकसान हो रहा है। एक तो वजन कम हो गया आपका गन्ने का, मान लीजिए 5-10 सेंटीमीटर भी छूट गया तो पूरे खेत के अंदर 40,000 भी है 1 एकड़ के अंदर, तो अंदाजा लगा लीजिए कितना आपने वहाँ छोड़ दिया। दूसरा, आपकी वो पेड़ी की फसल को कमजोर करता है। यदि आपने कटवा दिए तो भी लेबर भी लगेगी, वो तीसरा खर्चा। तो एक काम शुरू में ही इंस्ट्रक्शन हो जाए, भाई काटना है तो इसको जमीन से नीचे बाकी का बच जाता है, पैदावार बढ़ जाएगी आपकी। ये आधा घंटा हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्रिया है वो ये है कि जनरली किसान देखता है कि इसमें फुटाव कैसे हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो चलो इसमें कुछ खाद डाल दो, पानी दे दो। उसको मत सोचिए, गन्ना बोया है, कटा है, तो उसमें से फुटाव होना ही होना है। तो जब भी आप काटते हैं, जैसे ये खेत है, ऐसे इसकी लाइन है, चाहिए एक पर्ची में आपकी 10 लाइन कटो, 5 लाइन कटो, 20 लाइन कटो, पूरे खेत की लाइन काटिए, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक, एक कोना मत काटिए। और इन 5-10 लाइन जितनी भी आपकी जैसे जैसे खाली होता जाता है खेत, उसी के अंदर फूट काट के पानी दे के और यूरिया का खाद डाल दें। यदि इतना काम भी कर दिया तो आप जो खुट्टी की पैदावार है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि ये 3 क्रिया भी आप कर देते हैं शुरू के अंदर, फूट काट के, पानी दे के, और साथ से कटाई के 7 से 10 दिन के अंदर यूरिया डाल देंगे, ये सारे तीनों काम 7 से 10 दिन कटाई के बाद कर देंगे, तो आपकी खुट्टी की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक बा, अब बताइए उसके बाद जैसे पौधे की देखभाल करते हैं वैसे ही खुट्टी की भी देखभाल करिए। जो इन्होंने पौधे का प्रतियोगिता रखी है, अगले साल जरूर जो खुट्टी की प्रतियोगिता है उसको भी रखा जाएगा। और जो ज़्यादा पैदावार लेगा उसको भी सम्मानित किया जाएगा इस टाइप के अगले साल के फंक्शन में। अब है खाद की बात जो है खुट्टी के अंदर। कल मैं घूम रहा था तो किसान ने मेरे से प्रश्न किया कि डीएपी खुट्टी के अंदर डीएपी डालें या नहीं डालें।
फास्फोरस का खाद, चाहे वो डीएपी के रूप में हो, चाहे वो सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में हो, चाहे एनपीके के रूप में, जो फास्फोरस है वो पानी में घुल के जमीन के नीचे नहीं जाता। जहां आप उसको छोड़ देंगे वो वहीं पड़ा रहेगा। यदि उस डाले हुए खाद के पास जड़ें आ गई तो इस्तेमाल कर लेगी, नहीं तो वो वैसे ही पड़ा होता है। तो यदि जैसे आरएमडी है या कोई देसी हल चलाता है या टिलर चलाता है, उसके गन्ने की लाइन के पास एक फूट सा निकल जाता है, लाइन बढ़ जाती है, उसमें डीएपी डाले, एनपीके डाले या सिंगल सुपर फास्फेट डाले, यानी कि जड़ों के आसपास पहुंच जाए तो ही डालिए। ऐसे छिट्टा मार के ऊपर डालने की जरूरत नहीं है डीएपी। तो ये पौधे की फसल के लिए, पेड़ी के फसल के लिए, फुटी के फसल के लिए भी यदि ऊपर ही डालना है तो मत डालिए। यदि आपको लगता है कि फास्फोरस की कमी लग रही है तो आजकल तरल पदार्थ में आता है, उसका स्प्रे कर दीजिए करीब 45 दिन के बाद। परंतु जमीन के ऊपर फेंक के पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है। ऊपर डालना ये इसके बराबर है कि जेब में से पैसा निकाला और ऐसे फेंक दिया। तो डीएपी या फास्फोरस का खाद को ऊपर से डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि पेड़ी की फसल में लाइनों में नहीं डल सकता है, वो कटाई छटाई करके नहीं हो पाता है, तो फिर आप उसको स्प्रे कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7 से 10 दिन के अंदर पहले जो यूरिया डाल दीजिए पानी दे के, उससे आपकी पेड़ी की फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। सर यूरिया उसमें कौन सा पड़ेगा, वो छिड़काव वाला कि क्रिस्टल वाला? छिड़काव वाला नहीं, जब उस टाइम क्या है कि खुटी की फसल में बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। अब मान लीजिए 1 आंख बोई, उसमें से 4-5 गन्ने बन गए, तो पौधे की फसल में 5 गन्ने बनने के लिए करीब 45 से 90 दिन का टाइम लगता है। यहाँ क्या होगा, 5 गन्ने बने, वो काट दिए, 7 से 10 दिन में 5 कल्ले निकलेंगे, तो संख्या ज़्यादा है। 25% जो फुटी की फसल के लिए 25% ज़्यादा डालना चाहिए, वो 25% उसी टाइम डालना चाहिए 7 से 10 दिन के अंदर। यानी कि 1/3 आमतौर पर यदि वैसे हिसाब लगाए तो 1.5 कट्टा भी यदि यूरिया आप 7 से 10 दिन के अंदर डाल देते हैं 1 एकड़ के अंदर, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। खाद हमेशा, खाद हो दवा हो, हमेशा सिंचाई करने के बाद डालना चाहिए। यूरिया क्या आप पहले डाल दिया, धूप में पड़ा रहेगा तो आधा तो वैसे ही इवेपोरेट हो जाता है। उसके बाद फिर पानी दे दिया, उसमें से 1/3 पानी के साथ घुल के जड़ों से नीचे चला जाता है, यानी कि 1/3 जो बचता है वो जो पौधा ले सकता है। यदि आप पानी देंगे, पानी देने के बाद जब पैर चलने लायक हो जाए, धसे नहीं, नमी पूरी हो, उस टाइम आप डालेंगे तो ज़्यादा दिनों तक जो यूरिया है वो जड़ों के आसपास रहेगा और पौधा उसको लेगा, नुकसान कम होगा। तो हमेशा पानी देने के बाद ही खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि सर बड़ा हो जाए उस समय टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं ना, वो स्प्रे बिल्कुल कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जब जून के आसपास उसका स्प्रे करें, यानी कि पूरे कल्ले निकल आए उस टाइम स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको सभी कल्लों के पत्तों के ऊपर वो गिर जाएगा। जो आप नैनो यूरिया की बात कर रहे हैं, तो सारे के सारे कल्लों को वो मिल जाएगा और उसका पूरा लाभ मिलेगा। आपके यहाँ टॉप बोरर वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है। आपकी बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल किया है, छोटी बेधक जो कीड़ा आता है उसे इधर ज़्यादा नहीं है। यदि सही समय के ऊपर यदि दवाई डाल दे तो अच्छा है। कल हम एक खेत में गए थे, सितंबर का बोया हुआ था, तो उसके अंदर टॉप बोरर अभी दिखाई दे रहा है। आप छोटी बेधक कीड़े के कल्लों को पहचान सकते हैं, उसके अंदर छेद मिलेंगे गोब के ऊपर, ऐसे को काट के खेत से बाहर निकाल दीजिए, तो जो सुंडी है वो भी खेत से बाहर हो जाएगी। उसको चारे में चरा सकते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। यदि उसको छोड़ दिया तो वहीं से जैसे ही तापमान बढ़ेगा,
15 फरवरी के बाद उसमें से तितली निकलेगी, वो अंडे देगी, वहीं की वहीं है, उसी को वहाँ मिल रहा है उसको, और फिर से अगली जो पीढ़ी है उसकी शुरू हो जाएगी। तो जिसने जल्दी बोया, सितंबर में यदि गन्ना बोया तो एक बार घूम के देख लीजिए लाइन में। मुश्किल से 100-200 कल्ले निकलेंगे जिसके अंदर छोटी बेधक कीड़े की संभावना है। उसको एक आदमी 2 घंटे में घूम के देख सकता है। काट के निकाल लीजिए, चारे में चला लीजिए, वो सबसे अच्छा तरीका है। और जो कोरोजन दवा है या वाटा को जो भी डालना चाहें आप, उसको 10 मई के आसपास डालिए, यानी कि 5 से 10 मई के बीच में डालेंगे तो उतना ही काफी है, उससे रोकथाम उसकी हो जाएगी। पूरा सिनेरियो बदल दिया उत्तरी भारत का, और पहले उत्तरी भारत के लोग दक्षिण भारत की तरफ देखते थे गन्ने के लिए, वो उल्टा ट्रेंड कर दिया कि 238 आने के बाद दक्षिण भारत के लोग उत्तरी भारत की तरफ देखने लगे। तो इस प्रजाति को जब तक बचा के रखने की आवश्यकता है, जब तक कि कोई दूसरी प्रजाति ऐसी नहीं आ जाए जो इसके बराबर पैदावार है। ये प्रजाति एक एफडी की तरह है, दोनों किसान के लिए भी, चीनी मिल के भी लिए। बैंक में एफडी है, तो इसको बचा के रखने में फायदा ही है, दोनों का फायदा है, चाहे वो किसान हो चाहे शुगर फैक्ट्री हो, और आसानी से बचाया जा सकता है। लाल सड़क रोग जो आया हुआ है इसमें, वो इतनी जल्दी इसलिए आया कि जल भराव की स्थिति में ये प्रजाति लगी पूरे ईस्टर्न यूपी में। सबसे बाद में ईस्टर्न यूपी के अंदर आई, उधर से पश्चिम उत्तर प्रदेश से चल के, और सबसे पहले खराब इसलिए हुआ कि पानी जल भराव की स्थिति में इसको लगाया गया, जिसके लिए हमने कभी रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि इसकी टेस्टिंग हुआ ही नहीं। रेड रोट की जो बीमारी है 3 तरीके से फैलती है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीज। यदि किसी खेत में लाल सड़ंग रोग लगा है, उसमें से काट के आपने बीज में इस्तेमाल कर लिया, तो अगले साल उसमें रेड रोट आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा है जमीन। किसी खेत के अंदर लाल सड़ंग रोग लगा हुआ है, उसको मान लीजिए फुटी की फसल में लगा हुआ है, उसको काट के दोबारा गन्ना बो दिया, तो जमीन में इसके जीवाणु करीब 6 महीने तक, जो गन्ने के ठूंठ बच जाते हैं, अवशेष बच जाते हैं, उस पर जिंदा रहते हैं। जब तक वो ठूंठ जिंदा रहेगा, लाल सड़ंग रोग के जीवाणु में जिंदा रहेंगे। तो ये 2 कारण हो गए। तीसरा है पानी के बहाव के साथ, जिधर से पानी बह रहा है वहीं रास्ते में कहीं लाल सड़ंग रोग लगा हुआ खेत है, तो उसके जीवाणु पानी के साथ आके आगे की तरफ फैलते रहेंगे। तो जो आखिरी है पानी का बहना, उस पर हमारा जोर नहीं चलता है, परंतु 2 चीज़ों को जरूर रोक सकते हैं, बीज को और जमीन को जरूर शुद्ध कर सकते हैं। बीज के लिए हेक्सास्टॉप की एक दवाई है, मिल उपलब्ध भी कराती है उसको बीज का शोधन करना चाहिए। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम दवा लगती है, तो जितनी जिसकी आवश्यकता है उसी के हिसाब से उसका घोल बना सकते हैं। परंतु ये नहीं कि उसको टुकड़े काटे, डुबोए और बाहर निकाल दिया, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं होता। या बीज की ढेरी लगा ली, घोल को उसके ऊपर छिड़काव कर दिया, उससे भी फायदा नहीं होगा। लाइन में गन्ना डाल दिया, उसके ऊपर छिड़काव कर दिया, उससे भी फायदा नहीं होगा। लाल सड़ंग रोग के जीवाणु गन्ने के अंदर होते हैं, यानी कि उस दवा को अंदर घुसना होगा मारने के लिए, और अब दवा अंदर घुसेगी कटे हुए सिरे से अंदर की तरफ, तो उसको करीब 10 से 12 घंटे डुबो के रखना चाहिए। यदि 2 आँख का टुकड़ा है तो ऐसे करना चाहिए, शाम तक बीज काटे, शाम के टाइम घोल बना के उसको डुबो दे, अगले दिन सुबह उसकी बुआई कर। ये सबसे अच्छा तरीका। अब कहे ऐसे करेगा कौन? तो यदि बचाना है तो करना पड़ेगा। खेत के किसी भी कोने में छोटा सा गड्ढा कर लीजिए, जितना बोना है उसमें पन्नी बिछा लीजिए, पानी भर दीजिए, दवा का घोल बनाइए, डुबो दीजिए, वहीं अगले दिन वहीं से निकाल के बो दीजिए। सबसे आसान तरीका है।
कोई नाली है उसके अंदर पानी चलता है आपका, उसको अंदर पन्नी बिछा के कर सकते हैं। जो बड़े किसान है जिनके पास ट्रॉली है, ट्रॉली में तिरपाल या पन्नी बिछा के उसमें शाम का डबोया, घर ले आए, अगले दिन ले जाके सुबह उसमें से निकाल के बो दिए। तो करने की यदि इच्छा शक्ति है तो हो सकता है, और ये सोच के कितना बड़ा है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो परंतु ये बचाना है तो इसको अब जरूरी हो गया ऐसा करना। यदि मान लीजिए सारा एरिया में जितने में आपने बुआई करनी है उतने का नहीं हो सकता, तो कम से कम अपना खुद का बीज जरूर तैयार कर लीजिए। बीज कितना, 1/10 हिस्सा, 10 कट्ठे यदि आप लगाते हैं तो 1 कट्ठे के लिए तो कर सकते हैं ना। 1 कट्ठा का तो रात में भिगो के रख सकते हैं, उसको कर लीजिए। अगले साल उसी 1 कट्ठे में से आप 10 कट्ठा बो लीजिए। तो परंतु ये करना जरूरी है। यदि 238 को लगाना है तो इसी तरीके से लगाइए, नहीं तो ये बीमारी फैलेगी और ज़्यादा फैलती चली जाएगी। और जमीन के ऊपर आता ट्राइकोडर्मा मिल उपलब्ध करा रही है, ये सामने ही लैब है। ये एक ऐसी फफूंदी है जिसको हम मित्र फफूंदी कह सकते हैं, किसानों की मित्र फफूंदी है। जमीन के किसी भी फसल के बीमारी के जीवाणु जो जमीन में पाए जाते हैं वो ट्राइकोडर्मा खत्म कर देते हैं। तो ये नहीं है कि ये सिर्फ गन्ने के लिए उपयोगी है, हर एक फसल के लिए, सब्जियों की फसल के लिए भी जो सूखा रोग लगता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर एक फसल के लिए इम्पोर्टेंट है। आप अपने खेत में इसका ट्राइकोडर्मा का डालिए और उससे क्या है कि सारे जितने भी जीवाणु हैं वो खत्म हो जाएंगे जमीन से। डालने का तरीका ये है कि जब आखिरी जुताई करते हैं खेत में उस टाइम डाल दीजिए, पीछे से ट्रैक्टर चलेगा। ये नहीं होना चाहिए कि उसको फैला दिया खेत में, पूरा दिन धूप में पड़ा रहा, अगले दिन उसमें ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो एक दिन के अंदर वो सारे जीवाणु ट्राइकोडर्मा के मर जाएंगे, कोई फायदा उसका होगा नहीं। तो जब भी खेत में डाले पीछे से ट्रैक्टर चलेगी ताकि वो जमीन में मिल जाए और वो वहाँ बढ़ने लगे, और जो भी बीमारी के जीवाणु हैं जो हमारे शत्रु हैं उनको वो खत्म कर देती है। तो 2 चीज़ यदि काबू में कर लिया, बीज को शुद्ध कर लिया, जमीन को शुद्ध कर लिया, तो करीब करीब 95% समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि कुछ बचने की संभावना तो एक बार मई के महीने में लाइन में घूम के देख लीजिए। जो पत्ते के जो नीचे का हिस्सा होता है, सख्त वाला मध्य सिरा जिसको बोलते हैं, उस पर धब्बे से दिखाई देंगे, जैसे रुद्राक्ष की माला या मोतियों की माला है। तो सबसे पहले लक्षण है लाल सड़न रोग के। ऐसे पौधों को जड़ से उखाड़िए, जहाँ से उखाड़ा है वहाँ 5-10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए, मिट्टी से ढक दीजिए, उन पौधों को बाहर निकाल के कहीं दबा दीजिए। करीब करीब 95% समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि कुछ बचने की संभावना तो एक बार मई के महीने में लाइन में घूम के देख लीजिए। जो पत्ते के जो नीचे का हिस्सा होता है, सख्त वाला मध्य सिरा जिसको बोलते हैं, उस पर धब्बे से दिखाई देंगे, जैसे रुद्राक्ष की माला या मोतियों की माला है। तो सबसे पहले लक्षण है लाल सड़न रोग के। ऐसे पौधों को जड़ से उखाड़िए, जहाँ से उखाड़ा है वहाँ 5-10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए, मिट्टी से ढक दीजिए, उन पौधों को बाहर निकाल के कहीं दबा दीजिए। इतना हो गया तो फिर किसी भी गन्ने की प्रजाति को कितने भी समय तक बचा के रखा जा सकता है। गन्ने की बुआई से लेकर के और कटाई तक की तमाम सस्य क्रियाओं के बारे में जो हमें जानकारी उपलब्ध कराई है, तो हम आपके मार्गदर्शन के अनुसार, हम सभी उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे और अपनी गन्ने की पैदावार प्रति हेक्टर भी बढ़ाएंगे। अब मैं इसी क्रम में अपने जो सैनिक, सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुबह सुबह इतनी ठंड में आप लोग आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा तो कोई बात रहा नहीं है जो अब तक बताया नहीं गया है, तो मैं तो सिर्फ चाहूँगा कि अपने दिल से 2 शब्द कहूँ। इसके दोस्त मेरे मुझे 2 साल हुए अभी आए हुए यहाँ पे। उसके पहले हम लोग यहाँ पे 80 लाख क्विंटल और 70 लाख क्विंटल
गन्ना लिए थे और मेरे आने के बाद में 40 और 50 लाख क्विंटल आया है। तो एमडी तो बोलते हैं कि मेरे आने के बाद में तो नुकसान हो रहा है, तो थोड़ा सोचते कि आना चाहिए था कि नहीं मुझे। तो मैं उनको बोला मुझे और 2 साल का टाइम दीजिए। तो ये बिजनेस में, इंडस्ट्री में ज्वाइन करने का मेरा एक सबसे जो महत्व था, जो मुझे अच्छा लगा था, वो था किसानों के साथ में जो मेरा विजिट रहता है, जो मुझे स्नेह मिलता है। और ये 2 साल में मुझे लगा कि मुझे खेती में इतना इंटरेस्ट है, वो मुझे पहले नहीं मालूम था। इसलिए मेरा सबसे ज़्यादा मन लगता है कि मैं खेत में जाऊं, सबके साथ बैठूं, चाय पीऊं और जितने लोगों के साथ मिलूं उतना ही मुझे सीखने मिलता है इसके बारे में। सब लोग की अपनी अपनी अनुभव है, लोग इतनी पीढ़ियों से गन्ना उगा रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। और अभी पिछले 5-7 साल में डॉक्टर साहब जब से हमारे पास आए हैं तब से बहुत चेंज आया है। गन्ना में हमारी जो टीम है वो 7 साल से इतना प्रयास कर रही है, और मैं तो सोच ही नहीं सकता इन सब के, अगर ये सब नहीं होते हमारे साथ तो हम लोग ये पहुंच नहीं पाते इस जगह पे। और काम तो बहुत है करने के लिए, जो भी प्रमोद जी और डॉक्टर साहब कहे, काम का तो कोई अंत ही नहीं है। हम लोग कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसका तो कोई अंत ही नहीं है। लेकिन हर साल हमको हर एक चीज़, 2 चीज़ पे हमको फोकस करना पड़ेगा, वरना तो इतने सारे चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पिछले 2 साल में हमारा जो गन्ना हमारे पास फैक्ट्री में आया वो आधा हो गया। हमारा एरिया आधा नहीं हुआ, लेकिन गन्ना हमको आधा मिला। ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। मैं हमेशा अपने गन्ने टीम को पूछता था कि अभी कितना गन्ना आएगा हमारे पास, तो लोग अंदाजा लगा के बोलते थे कि 65 आएगा। फिर धीरे धीरे जैसे सीजन चलते गया उसको और कम किया, फिर लास्ट में जाके खेत में जा रहे हैं तो बोले कि हम लोग एक उत्पादन पकड़ के रखे थे कि हम लोग का इतना उत्पादन तो आएगा ही। पिछले साल 400 आया तो इस बार 300 या 250 आएगा, उससे भी कम आया और एरिया कम नहीं हुआ। तो सोचिए कितना नुकसान हुआ, कितने किसानों का तो गन्ना ही खत्म हो गया और कितने किसानों का गन्ना एकदम सूख गया, जूस निकल गया, रिकवरी हमारी इतनी डाउन हो गई। तो हम तो सब हार उठा के बोल सकते कि इस बार तो बारिश हो गई, क्या करें, फिर अगले साल देखेंगे। अगले साल भी वापस इतनी बारिश हो गई, तो हम तो यहाँ पे ऐसे बैठे नहीं रह सकते। हर चीज का हमको सुझाव करना पड़ेगा। तो इसलिए पिछले साल में हमने बहुत ज्यादा इस पे फोकस किया। मैंने प्रमोद जी को कहा, आपका 3 बात है कि 2 साल हमारा इतना बारिश हुआ, हमने ड्रेन अभी साफ किया और इस बार बारिश ही नहीं हुई। लेकिन जरूरी था, अगले साल वापस बारिश आ जाएगी, उसके अगले साल में बारिश नहीं आएगी। तो हर चीज के लिए हमको तैयार होना जरूरी है। अब इस साल बारिश कम आई तो जो लो लैंड था वो तो अच्छा हो गया, लेकिन जो अपलैंड है वहां पे फिर पानी की कमी हो गई। देखे लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं करके रखे। एक और सिंचाई करेंगे उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। पैसा आपकी जेब से अभी जाएगा, लेकिन बाद में आपको उसका जो पैसा वापस आएगा वो उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होगा। अभी इसमें बात आती कि अब हम लोग कोशिश कर रहे कि हम लोग ट्रैक्टर दिलवाए, मैकेनाइजेशन पे जाए, क्योंकि ये सब अगर दूरी करने का यही फायदा है कि हम लोग उसमें ट्रैक्टर चला पाए, पावर वीडर चला पाए, ताकि मिट्टी लगे, अर्थिंग अप हो और हमारा गन्ना कम गिरे। जो मैं चाहता था कि हम लोग ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर सबको दिलवाए और पावर वीडर और हमारे जो दूसरे इम्प्लीमेंट है, लेकिन 2 साल इतना नुकसान हुआ है कि किसानों के पास पैसा अभी कम है, तो इसलिए वो ले नहीं पा रहे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बैंक से टाई अप करें और उनसे हम लोग लोन दिलवाए, ताकि कि जिसको ट्रैक्टर लेना है और दूसरे लोगों के लिए वो भाड़े पे चला सके,
वो बहुत अच्छा हो जाएगा। वेस्ट यूपी में है, वहाँ पर काफ़ी पास में ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। इससे हमारे फिर अभी ये जो ट्रैक्टर है और पावर वीडर है ये अच्छे से चल जाएंगे। उससे हमारा गन्ना कम गिरेगा, तो हमारा उत्पादन भी अच्छा होगा, रिकवरी भी अच्छी होगी। तो ये इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस लाएं, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल का इंतजाम करें, और हम लोग लिस्ट बना रहे हैं कि किस किस को इंटरेस्ट है उसमें, कैसे हम लोग किसान जो आसपास के खेत है वो सब मिलके कनेक्शन ले पाए, और हमारा पूरा इसमें सहयोग रहेगा। इस बार हम लोग ये 2-3 महीने हम लोग उस पर पूरा ध्यान देंगे कि हम लोग कैसे सिंचाई का हम लोग इंतजाम करवा सके सबके लिए। हम ये कोशिश करते रहेंगे। अगली बार पेड़ी के लिए भी हम लोग, ये रटून के लिए भी हम लोग ऐसा ही कंपटीशन रखेंगे। जो मैं चाहता हूँ कि ये कंपटीशन की भावना जगे सब में, क्योंकि वो नहीं, बिल्कुल प्रमोद जी, तो मैं कर सकते हैं। अपने तरफ से सुझाव दूंगा कि 1-2 मशीन रिंग पीट भी रखा जाए। रिंग पीट से जो किसान करेगा, मेरा मतलब मानना है कि उसका गन्ना कम गिरेगा। नहीं, बात सही है आपके के ऊपर कुछ सुझाव रहा है? नहीं, बात सही है। वैसे आपने जो दिया है, चमकने का समय रहा है। सर ने बोला है प्रतीक सर ने कि मेरा दोस्त जला है और उसका उजाला इतना बढ़ेगा कि हम सब देखते रह जाएंगे। इसके लिए आप धैर्य रखिए। और इस फैक्ट्री ने जितना आपको 2 साल के आने के बाद से जो हम किसानों को मिला है, उसके पहले मिलता है बहुत कम था। जो आपने दिया है बहुत आया है। और इस कड़ी में एक जैसे RMD अपने फैक्ट्री में चलता है, जो कि ट्रैक्टर मैनेजमेंट डिवाइस जो है 2 मंगाया गया है। कुछ महंगी इम्प्लीमेंट्स हैं जो कि हर किसान के संभव नहीं है। आप कहेंगे गन्ना गिरने से रोकने के लिए, तो उसमें एक सुझाव ये भी है कि रिंग पिट विधि से जो किसान गन्ना बोते हैं उनकी गन्ना कम गिरता है, क्योंकि उसकी जड़ें काफ़ी गहरी रहती हैं। तो 1-2 मशीन ऐसे रखा जाए कि वो भी कॉस्टली है। तो आपने कह ही दिया, प्रमोद जी ने मान ही लिया इस बात को, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन आप धैर्य बनाए रहिए सर, और जिस उत्साह से हैं आपको लगेगा कि 1-2 साल में आप उससे डबल उत्साह में हम लोग खेत पर आएंगे, हम लोग के बीच में रहेंगे, और आपके MD सर हैं वो आपको जिस तरह से आप हम लोग इनाम दे रहे हैं वहाँ पर आपको इनाम मिलेगा। ये हम लोगों की प्रयास रहेगा। नया इम्प्लीमेंट मैंने देखा था, एक मशीन चल रही थी यूरिया एप्लीकेटर करके, और एक ब्रिकेटिंग मशीन। तो उसमें क्या करते हैं कि वो यूरिया डाल देते हैं, उससे वो बड़े बड़े लंप बन जाते हैं यूरिया के, और फिर उसको वो यूरिया एप्लीकेटर से यूज करके उसको जड़ के पास लगा देते हैं। तो उससे धीरे धीरे वो यूरिया जाते रहता है, तो पूरा एक साथ नीचे नहीं चला जाता है। तो ऐसी चीजें हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो किसान नहीं ले पाए वो हम लोग ले ले, और उसको कोशिश शुरू करें, और फिर किसान उसका लाभ देखे तो फिर वो ज्यादा आगे जाएगा। तो ऐसा कोई भी चीज है, हम मतलब हर चीज हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग शुरू करें, उसका लाभ देखे क्या है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसे 10 चीजों में से अगर 5, 6, 7 चीजें भी अगर हो गई तो बहुत बढ़िया है। तो मैं चाहता हूँ कि इतनी महंगे मशीन है, तो जितने लोग भाड़े पे ये ट्रैक्टर चलाए, इम्प्लीमेंट चलाए, तो उनके आसपास के किसानों को भी बहुत लाभ हो। तो जैसे हमने कहा, मैं तो इसके बारे में बात करते रह सकता हूँ। अभी प्रमोद जी को मैं बोलूँगा कि जो अभी आगे हमको इनाम देना है वो हम लोग शुरू करें। इसी उनकी गन्ने की प्रजाति है जो पहला स्थान है। और मैं नाम बताना चाहूँगा। नाम बताने से पहले कि क्या पौधा गन्ना उपज प्रतियोगिता में हमें करना चाहिए, और मैं बुलाना चाहूँगा श्री सत्यनारायण कुशवाहा जी को, वो आए और आकर के हमारे ईओ साहब से प्रशस्ति पत्र जो है पुरस्कार प्रशस्ति पत्र लें, और प्रथम पुरस्कार में आपको
चीनी मिल की तरफ से केन रीजन और सब सोलर आपको जो है उपहार स्वरूप, पुरस्कार स्वरूप जो है कृषि यंत्र दिया जा रहा है। और मैं साई से अब इनके जो जोनल इंचार्ज हैं मिस्टर अंबिका सिंह बघेल, उनको भी आना चाहिए, क्योंकि इसमें आप सब लोगों का भी इसमें योगदान है, तो आना चाहिए। जो इस क्षेत्र के सर्किल इंचार्ज हैं अजय राय जी और अंबिका सिंह बघेल। तो आप जो है प्रथम पुरस्कार में केन रीजर और सब सोलर, आपको प्रथम पुरस्कार में जो है चीनी मिल की तरफ से। दूसरा मैं नाम बोलना चाहूंगा, श्री लल्लन पुत्र श्री दशरथ जबई एतमाली के हैं। ये भी तरिया सुजान के ही हैं और इन्होंने एसटीटी से 5x1.5 रो टू रो 5 फुट और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फुट रखी और एसटीटी के माध्यम से। गन्ने की प्रजाति है 15023। इनका जो उपज आई है वो आई है 1956 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो आप भी इसके आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपको द्वितीय पुरस्कार के रूप में केन रेजर और कल्टीवेटर दिया जाएगा, और जो यहाँ रखा हुआ आज ले भी जाएंगे, हमने इसलिए मंगा के भी रखा हुआ है। तीसरे किसान हैं हमारे श्री इंद्रासन पुत्र श्री हरंगी, माधवपुर खुर्द के हैं, सलेमगढ़ जोन के हैं, और इन्होंने भी एसटीटी से ही गन्ना अपना लगाया था 4.5x1.5 फुट और CO0118 गन्ने की प्रजाति थी। और आपने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, 1690 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपकी पैदावार आई है। श्री गुजेश्वरी शाही पुराना कटिया के फाजिल नगर जोन से। तो फाजिल नगर जोन में आपने रिंग पिट मेथड से लगाया था, और रिंग पिट मेथड से आपने CO0118 वैरायटी है 1542 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अच्छा, कोई नहीं है तो आप ही लोग बहुत बहुत आपको बधाई। और क्योंकि योगेंद्र साई जी फाजिल नगर जोन में आते हैं, तो फाजिल नगर जोन के इंचार्ज हैं हमारे उपेंद्र सिंह जी। तो आप और आपके स्टाफ को भी बहुत बहुत बधाई। पांचवें हमारे किसान हैं श्री बाबूनंद कुशवाहा, चाफ कास के दुधई जोन के हैं। दुधई जोन के जोन इंचार्ज हैं हमारे विजय सिंह जी। इन्होंने भी एसटीटी मेथड से ही लगाया 4.5 फुट और वैरायटी है 238। 1417 कुंटल पर हेक्टेयर आपकी यील्ड आई है। तो 1400 कुंटल पर हेक्टेयर हमारी आपने जो यील्ड पैदा करी है, तो ये भी जो है पुरस्कार के जो है से सम्मानित किए जा रहे हैं। और आपको पंचम पुरस्कार में सब सोइलर आपको दिया जाएगा। तो क्योंकि चतुर्थ जो पुरस्कार है वो एमबी प्लाउ है। जो चतुर्थ पुरस्कार जिनको मिला है वो एमबी प्लाउ है, और पांचवा जो पंचम पुरस्कार है वो सब सोइलर है। थर्ड पुरस्कार मैंने बोल दिया होगा केन रेजर, बलकटी और दराती है। तो हमने इस तरीके से किया। देखिए, ये सब चीजें जो दी जाती हैं कि ये नहीं है कि ये 50,000 के हैं या 40,000 के हैं या कितने के हैं, लेकिन इसमें हमें कंपटीशन की भावना जागती है। तो मैं चाहूंगा इस वर्ष पौधा गन्ना प्रतियोगिता में आप पांचों ने जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ तक जो है अपना पुरस्कार पाया है। तो आने वाले अगले साल में हमारे और मैं भी ये आशा करूंगा कि हमारे अपने जितने किसान भाई बैठे हैं और जो ये आपके माध्यम से लोग जो वहाँ पे सुनेंगे, वे भी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे और मेहनत करके जो है अपनी पैदावार बढ़ाएंगे। तो मैं आपको एक बार बुलाऊंगा कि आप एक बार आकर के और हमारे किसानों के लिए कुछ दो शब्द कहें कि आपने किस तरीके से कैसे क्या पैदावार है ये, क्योंकि हमारे किसान दूसरे किसान भाई भी आप सभी को प्रणाम। देखिए, हम लोगों को अगर भाषण देना हो तो वहाँ पे बैठ के बहुत अच्छे से दे सकते हैं। सही बात, क्यों किसान को यहाँ बोलने में थोड़ा
आप अपने शेयर कीजिए बस अपनी अपना आपने कैसे किया जो हमारे दूसरे किसान बस केवल ये बताइए हमने कैसे किया जो हमारे और जब आपने 2440 कुंटल की पैदावार ली है वो कैसे कैसे ली तो ये उत्सुक हो रहे हैं हमारे किसान। क्या क्या मेथड आपने अपना खाद पानी क्या क्या दिया आपने? सबसे पहले मैंने खेत की अच्छी तैयारी किया, उसके बाद से उसकी दूरी 4.5 बाई 1.5 फीट जो थी हमारी वो एक्चुअल मार्किंग थी। और हमारा मतलब ध्यान था कि लगभग 1 एकड़ में कम से कम 40,000 प्लस गन्ना मतलब मिलेबल केन होना चाहिए। अगर 40,000 प्लस जाते हैं तो ये हमको देखना है कि हमको 40,000 प्लस ही जाना है, उससे कम हमको नहीं जाना है मिलेबल जो केन हो। और एवरेज 2 किलो 2.5 किलो या 1.5 किलो ऐसा कैलकुलेशन करना ही है कि हमको इतना मतलब 40,000 में इतना निकालना है ही निकालना है। अगर हम 1.5 किलो पर जाते हैं तो 600 एकड़ में, 2 किलो जाते हैं तो 800 और 2.5 किलो जाते हैं तो 1000 का 100 टन। ये हमको मतलब चलना है कि मतलब कि हमको मतलब उतना चाहिए ही चाहिए गन्ना। सबसे पहला ध्यान हमारा यह होना चाहिए कि हमारी जो जर्मिनेशन हो वो लगभग कंप्लीट होना चाहिए। उसकी आवश्यकता होती है लगभग एकड़ में 8,000 प्लांट की। 8,000 प्लांट से हमको 40,000 गन्ना चाहिए। गन्ने की हाइट आप लोग देख लीजिए, इसका कितना फीट होगा, मोटाई इसी खेत का है ज्यादा है जी। गन्ना 5 बार बांधा गया था और उसके बावजूद भी गन्ना गिरा। ये देखिए और दूरी है 4.5 और 1.5। ये भी हमारे बीच के किसान लगा है। रहे हैं। ठीक है आज भी इसी तरह खेत में खड़ा हुआ। जब इसकी क्रॉप कटिंग हुई और जो अधिकारी आए थे वो कहे, जब लखनऊ भेजे रिपोर्ट तो लखनऊ से उनका शुक्ला जी का फोन आया कि भाई वहाँ पूर्वांचल का किसान कैसे इतना उत्पादन ले लिया। 11 बजे रात को फोन हमारे पास आ रहा है। क्योंकि उसमें क्या था कि हमने क्योंकि क्रॉप कटिंग करानी थी और ये फेयर होनी चाहिए, तो हमने जिला जो अपने देवरिया के सीड प्रोडक्शन ऑफिसर हैं, जिला गन्नाधिकारी होते हैं, उनको बुलवाए। वे आए, उन्होंने ही इसका जो है कैलकुलेशन किया, यील्ड जो है जो एस्टिमेट की वो किया। चलिए ठीक है बोलिए और बताना चाहेंगे आप? थोड़ा झिझक रहे हैं आप पैदावार करेंगे हमारे और किसानों को। इसका श्रेय मेरा पूरा इन्हीं में जाता है कि इन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था, यस आई कैन डू, कि आप कर सकते हो। बस उसी पे मैंने चला। और हमारे जो डॉक्टर बख्शी राम जी जो मिला है, सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरे प्लांट पाया, मेरा हौसला अफजाई हुआ। और मैंने उसमें चौकसी भी किया था, जिससे और समय समय पर आने की जो वजह थी, जो मेन हमारे मार्गदर्शक साइज जो मेरा जो आलू की जो वैरायटी थी वो कुफरी और उन था, जो 708 ग्राम, मेरा विकार 900 ग्राम का आलू का है, कुफरी और किसान ये समझते हैं कि उसमें क्या है कि टॉप ओरर आ गया है, जो वो टॉप ओरर रहता है। तो मैं डॉक्टर सर से कहना चाहता हूँ कि कृपया इस पर ध्यान दें। जैसे किसानों की जो एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है, उसे किसान कौन सी दवा डाल के जो फंगिसाइड है उससे बच सकता है, किस माह में। जैसे ज्यादा बारिश होता है तो उसमें टापरा रहता है, हम समझते हैं कि टॉप ओरर आ गया है। तो कृपया सर से कहेंगे कि इस पर थोड़ा ध्यान दें कि किसानों का हमारा थोड़ा जो खर्च बचे। और सर जिसको भी जो भी एडवाइस हमसे लेने, जितना मेरा अनुभव है मैं उनको दे सकता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ जो रिंग पीट की जो इजाद थी वो मुझसे 2016 में मैंने किया था उसको, जो पहली बार सर हमारे यहाँ गए थे। और उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया था। उसमें मैंने लौकी और क्या नाम है कि जो अन्य फसलें थी उसको लिया था मैंने। और उससे पहले मैं डॉक्टर जीसीओ साहब ओम प्रकाश सिंह जी से मैं कनेक्ट हुआ था। और बस इसी सब लोग के साथ धन्यवाद कुशवाहा जी, आपने हमारे किसानों को जो है अपनी जो आपने जो एक्टिविटी करी उसके बारे में बताया। दूसरा द्वारा एक बार मैं इनवाइट करूंगा फिर लल्लन सिंह जी। तो हिंदी में बोले के ढंग में आई, हम तो बोले यही
तो यही चाहिए भाषा। देखिए हमने कई जगह रहे वाला पानी तो बाहर कहले रहे कि भोजपुरी में बोले जरूरत इसी की है। 5 मिनट रुक जाते बस। सबसे पहले नंबर इनमें अगर आए जी हमरा को दबाव ही बनोगे ये लल्लन सानी तारा हमार एगो बात मान हम कहीं सर रुकौन बात मानी। अच्छा हमारा हिसाब से अपनी पार्टी स्टडी गाना 15/023 लगाओ हम ये साहब ना हम देखले पानी नहीं सर तो खेती के में तो हम ही के ना लगा तो यहाँ कहनी हम तारा संगे रहे हमारा हिसाब से तू खेती को हम कहीं जब ऐसा बात करता हम शुरू कर देते क्या करे तो जाऊना हिसाब से यहाँ के बताऊंगी जे पहले नंबर एक जोताई करो धान काट लो जोताई कर सुमरा जोताई कर दनी ओकरा बाद कहनी जे पहले नंबर एक बाद हफसेट काट दो हफसेट काट देनी ओकरा बाद में कहनी जे जिस पलाऊ लेके लोहिया वा ट्रैक्टरवा के ओकरा के धर के उलार दनी खेउन बगैरा एगो पुराने गाड़ी रखल बन स्वराज 3500 ओकरा बाद में आगे फिर हफसेट चला दनी मैंने विधवा से ओकर कमाई कोई आ यहाँ के लगे एगो फैक्ट्री से मिलल बा इनाम में मिलल बा कि किन के ले गई बनी अभी हम ना बताए हऊ तंज से जौन की हतना मोट गोवा बड़ा जी हाँ तो वही से कहनी जी हम जब कहनी है कि लेके फाड़ रहा तो हम कहनी तो हम चलेबे ना कर रहे हमें फाड़ ही क्या रखा बाकी चलावे के तौर तरीका और हथियार चलोले हम लोग नहीं चला रहे बहुत बढ़िया वैसे हम बना दे जब 7 दहनी लगे डाक के हैगा बनाओ होगा बनाओ मैंने बढ़िया बन और लमसम हैतना गहराई ले देंगे 2 हाली 3 हाली एक हरिये में चला दी साफ कर दी ये काम कैले के बाद में जो बेरा आ गई लगावे के तो ओकरा के हमरा के बहुत कवर ये काम करो एकरा के पहले एंगा मौत लगाओ खुरपी मंगाओ खुरपी मंगावला के बाद केना बना दहनी 1.5 फीट के हाँ 1.5 फीट के केना बनावला के बाद कहनी जे एगो हेजा का हाथ खोनो खुरपी से एगो हेजा वही ना रुपाए लागल तो पहले के बाद तनके से कि मिस जान तनी का कहीं कि पहले बुआ के तो खाद छिटवन अभी 1 लाइन बुआई गई पहले संजोग से श्रीराम जी गंज विज्ञानी तो वो जो गंध कहेंगे रोक दीजिए हम सर रुक गए नहीं सर यहाँ कहेंगे सबसे पहले नंबर इसको के DAP इसको के पोटास इसको के यूरिया पूरा नाला में छिटवा दहनी 2 किलो का था DAP छिटवा के बाद में के हमारे से कहनी है कि कैसे बुआई करते हुए दिखाओ हमको तो हम लगनी खुरपी से बोए तो हमने का करनी समझ जब बोई से ना तो मटिया दाबी से ना खुरपी से खून के गढ़ा बना के उसमें छोड़ दी कहीं नहीं रुको ऐसे नहीं तो एक बतौनी है कि खुरपी से एक खून दिला बढ़िया तार खुनाई बा और जब बैठा दिला तो अगल बगल से मिट्टी हाथवा दे दाब दो चिटकिया से ताकि इनमें सूखे के चांस खत्म हो जाए ठीक वही तरीका से करेंगे गन्ना हमारे इतना बढ़िया पैदावार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबसे बढ़िया मुझे लगा कि भोजपुरी भाषा में शायद हमारी कुछ 1-2 बात ना समझते हो लेकिन आपने भोजपुरी भाषा में जो जिस तरीके से आपने किया है और अपना पूरा बताया है। तीसरा मैं अपने किसान भाई जिन्हें तीसरा पुरस्कार मिला इंदिरा सिंह जी उनको बुलाना चाहूंगा और जो आपका अनुभव रहा है वो थोड़ा सा इस मंच के माध्यम से मैं मिलकर श्री प्रभात प्रबंधक महोदय गन्ने के वैज्ञानिक श्री बख्शी राम जी गन्ना सह निदेशक में चौहान साहब एवं व्यवसायी जी एवं गन्ना समिति के अध्यक्ष हमारे राजू बाबू सुधई ब्लॉक के हमारे अजय बाबू एवं सम्मानित किसान भाइयों सबको मैं हार्दिक प्रणाम नमस्कार करता हूं।
हमारे गन्ना वैज्ञानिक पद्म भूषण लायक नहीं है, गन्ना रत्न लायक है। अगर मेरे पास कोई जुगाड़ होता तो मैं इस बात को जोगी जी से कहता कि हमारे गन्ना वैज्ञानिक को भारत रत्न सम्मानित किया जाए। दूसरा बात यह है कि मिल के ऐसे प्रबंधक महोदय मिल गए हैं और मिल के ऐसे गन्ना प्रबंधक महोदय मिल गए जो गन्ने हिसाब को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। आप किसानों के पास जाइए, अपना सुझाव दीजिए और गन्ने को अच्छा मार्गदर्शन दीजिए कि गन्ने अच्छी से खेती कर पाए। इसके बाद मैं अपना बात समाप्त करता हूँ और ऐसा प्रबंधक हमेशा मिलता रहे, ऐसा वैज्ञानिक हमेशा आते रहे और हमारे किसानों को प्रदर्शन देते रहे हमेशा। धन्यवाद इंद्रासन जी। अब चौथे नंबर के हमारे जो किसान हैं श्री योगेश्वर साई जी। अपने 4 एकड़ खेती में वो रिंग पिट गन्ना मेथड से बुआई की। 1 कट्ठे में लगभग 65 रिंग आते हैं और लगभग 18 से 20 पौधे एक गड्ढे में आए और परिणाम आपके सामने है। इसमें सबसे बड़ा जो फायदा है वो गन्ना न गिरने की एक सहूलियत मिलेगी और इससे हम लोग और भी बेहतर पैदावार ले सकते हैं। थैंक यू साई जी। 5वें नंबर के हमारे जो किसान हैं बाबूनंद कुशवाहा जी, तो अपना कुछ तजुर्बा हमारे किसानों को जो दें। भाषा आपकी कोई सी भी हो, लेकिन जो आपने कुछ काम किए, क्या ऐसा आपने काम किया जिससे आपकी पैदावार। सम्मानित किसान भाई, हमारे गन्ना का पैदावार देने वाले शिवांशी तिवारी, कर्म मैंने किया और देन इनकी। 38 गन्ना हम लगाए। एक दिन क्रॉपिंग हुआ है, ये लोग गए थे। अब जितना ये लोग आंकड़ा निकाले हैं, आपने कैसे कैसे हाँ पैदावार ये बताया कि आप सरसों बोइए तो 4 फीट की दूरी पर लाइन हम खींचे तो तोरी साथ नहीं दिया। उसके बाद उसको जुताई कराए, फिर से जुताई कराने के बाद 4 फीट पर, और जैसे जैसे ये बताते गए वैसे हम गन्ना को बताए। और खाद भी तो दिया होगा, पानी भी तो दिया होगा। आपका 1500 कुंटल ऐसे नहीं आता। नहीं। आपने अप्रैल मई के महीने में कुछ खाया? 4 बार पानी दिया है। कौन से महीने में? अप्रैल में? नहीं, मार्च से। बताइए, मार्च से शुरू किया है करते। तो आपका कहने का मतलब ये है, मतलब आप जो बता नहीं पा रहे हो ये है कि मैंने मार्च अप्रैल और मई के महीने में मेहनत की है, वो हमारे किसानों को करनी है। देखिए, चलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत बाबूनंद जी, थैंक यू। लेकिन आप लोग भी सुबह से आए बैठे हैं और मैं आप 5 किसानों के बाद भी कुछ किसानों का और नाम लेना चाहूंगा। जैसे हमारे परशुराम सिंह हैं, उनका भी 1378 कुंटल पर हेक्टेयर आया है, विजयपुर के हैं। संजय सिंह जी हैं पुराना कटिया के, आपका भी 1368 कुंटल प्रति हेक्टेयर आया है। श्री ओम प्रकाश जी हैं गौरी श्री राम के, उनका भी 1322 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। और श्री बाबूलाल जी हैं जबही एतमाली के, उनका भी 1316 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज आई है। और 10वें नंबर पे हैं राजकर्णीय बाग खास के हैं, उनकी 1503 वैरायटी है, 1164 कुंटल पर हेक्टेयर की पैदावार है। तो इन सभी के लिए भी तालियों के साथ एक बार इनका जो है हम मान बढ़ाएं। और इस चीज से बस यही होता है कि गन्ना उपज प्रतियोगिता जो रखी जाती है, बस यही है कि मैं अपने खेत में ज्यादा अधिक से अधिक पैदावार करूं। और 2 बात और शॉर्ट में मैं थोड़ा रखूंगा कि फर्टिलाइजर की कुछ बात आ रही थी, तो इस बार चीनी मिल प्रबंधन ने भी जो है फर्टिलाइजर्स की व्यवस्था की है सभी चीनी मिलों से। वो अपने जोन वगैरह हमने बनाए हैं, तो फर्टिलाइजर की भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने देनी। अंत में मैं अपने अधिशासिक निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा, आप आए और आप आकर के हमारे किसानों को भी कुछ थोड़ा अपना मार्गदर्शन दें। सम्मानित डॉक्टर साहब, ईओ सर और उपस्थित सम्मानित सारे किसान भाइयों, आपके समिति के सभापति महोदय और सभी जो पुरस्कार जीते हैं
विशेष रूप से वो विशेष बधाई के पात्र हैं। इसके साथ साथ ही डॉक्टर साहब का स्वागत तो पूरा हुआ है, लेकिन एक बार पुनः चीनी मिल प्रबंधन की तरफ से और समस्त क्षेत्र के पूरे मिल क्षेत्र के किसान भाइयों की तरफ से डॉक्टर साहब की इस महान उपलब्धि पर एक बार उन्हें बहुत बहुत बधाई। और ये वास्तविकता है कि दक्षिण भारत आज उत्तरी भारत की तरफ देख रहा है और उसका एकमात्र ये दोनों वैरायटियां हैं जिसके जनक डॉक्टर बख्शीराम जी हैं, और दोनों बातों से आज जो ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करे हैं उसके लिए भी, और चीनी उद्योग को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए इनका विशेष योगदान है जिसको चीनी उद्योग कभी भुला नहीं पाएगा। ये ऐसे समय पे वैरायटी आई, COJ 64 एक अर्ली वैरायटी होती थी, तो वो भी क्योंकि वेस्ट यूपी और सेंट्रल यूपी तक सीमित रही, बस पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाई। इस वैरायटी ने पूरे उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, बिहार, ये कहिए कि जहां SAP लागू है पूरे उत्तरी भारत में इस वैरायटी की ही देन है कि आज हम टू डेट रिकवरी 12, 12.5, 13 तक की बात करते हैं। जो एक तो ये रहता कि आदमी एक सपना देखता है तो उसको पूरा करने की सोचता है, संसाधन अपनाता है। आज से यदि आप 10 साल पहले बात करें तो उत्तरी भारत में ये सोचा ही नहीं जा सकता था कि टू डेट रिकवरी 12% भी हो सकती है, और आज बस उत्तर प्रदेश इस बात को सिद्ध कर दिया है और पूरे भारतवर्ष में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश की रिकवरी है। ये बहुत बड़ी बात चीनी उद्योग के लिए और किसान भाइयों के लिए उपज की है। अब बात आती है अपने क्षेत्र की। यहाँ आने पे अभी जितेंद्र जी ने कह दिया, ईओ सर ने 2 साल से आना शुरू किया है। मैंने तो इस वर्ष जून में ज्वाइन किया, और आते ही जब किसान भाइयों से भी उतनी बात नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि मैं एक एडवांटेज मेरे साथ है, मैं यहाँ पहले रहा हुआ हूँ, तो एक विश्वास था। और गन्ना विभाग से जब बातचीत हुई तो पहले ही हमने 75 लाख का टारगेट बनाया कि 75 लाख कुंटल गन्ना क्रश करेंगे, और आश्वस्त किया हमने ईओ सर को कि 75 लाख तो होगा ही होगा, हमारी कोशिश होगी कि 80 लाख तक पहुंचे। और कल डॉक्टर साहब पूरे क्षेत्र में घूमे हैं, और उसके बाद फिर सारे स्टाफ की मीटिंग हुई है, तो पहली बार शाही जी के मुंह से भी निकला है ये कोई बात, पर मैं बोलते नहीं, स्पेशली चुप हो जाएंगे कि भाई हाँ 78 लाख हो जाएगा। ऐसा ही है ना शाही जी पूरी टीम के साथ। तो ये लगता है अब थोड़ी परेशानी जो प्रमोद जी ने बता दिया है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, डॉक्टर साहब को भी जाना है और ये सर को भी जाना है, फ्लाइट है इनकी। तो जिन लोगों का बेसिक कोटे के हिसाब से पर्चियां कम लगी हैं, एडिशनल बॉन्ड की सुविधा पहले ही चल चुकी है, वो कैलेंडर चल चुका है, लेकिन अंतिम जो एक बचता है पैदावार का 85% तक का, वहां तक हम लोग जाएंगे और कैलेंडर में उसका प्रोविजन करेंगे। इसलिए किसी भी किसान भाई को, क्योंकि चीनी मिल अप्रैल एंड तक चलना है, किसी किसान भाई का गन्ना आपूर्ति के बिना नहीं रहेगा, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो एक बार पुनः आप लोग इतना अपना समय दिया और इतना अपने डॉक्टर साहब भी यहाँ रहे, उसके लिए एक बार सभी को हृदय से आभार। नमस्कार।